Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, during last 4 5 days we completed the summary of this chapter, The Making of Scientist, in which we came to know how Richard H. Albright became a good scientist with the help of the effort of his mother. Today we shall discuss the question answer which have been given in this textbook. So let's start. I read the first question for you. How did a book become a turning point in Richard Albright's life? Student, you know very well that Richard H. Albright had the habit of collecting butterfly from the very beginning of his life. But that work of collecting butterfly was found by him so tiresome, so tedious, so boring. So, because of that reason, he was going to stop that work of collecting butterfly, which he collected in his hometown from the beginning of his life. उसके जीवन की शुरुआत से ही वो बटरफ्लाई को कलेक्ट करता था और जब छोटा सा था तभी उसने कई तरह की स्पीसीज बटरफ्लाई की कलेक्ट कर ली थी, इकट्ठा कर ली थी। अब उसने पाया था कि उसकी ये जो जॉब है, ये जो काम है बटरफ्लाई कलेक्ट करने का, ये बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही थकाने वाला था और बोरिंग था। इसलिए वो इस काम को बंद ही करने वाला था। बट एट द सेम टाइम हिज मदर ब्रॉट अ बुक फॉर हिम एंड द टाइटल ऑफ दैट बुक वाज द ट्रेवल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई. Here you are watching the title of the book. This book was related to the life history of butterfly, monarch butterfly. ये बुक जो है ये मोनार्क बटरफ्लाई की जो लाइफ हिस्ट्री थी उससे रिलेटेड थी. एंड दिस बुक ओपन अ न्यू एरिया फॉर थिंकिंग. तो इस बुक ने एक नया क्षेत्र उसके दिमाग में खोल दिया. और वो नया क्षेत्र क्या था? इन दैट बुक देर वॉज अ डिस्कशन अबाउट द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई टुवर्ड्स द सेंट्रल अमेरिका. सेंट्रल अमेरिका में, मध्य अमेरिका में किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाई जो है माइग्रेट करती थी, इस सोच के ऊपर एक नया अध्याय उसके दिमाग में खोला इस बुक ने. एंड सून आफ्टर रीडिंग ऑफ दैट बुक such type of interest took place in Richard's life that he started to know more and more about the life history of monarch butterfly. इस बुक ने ऐसा अध्याय, ऐसा इंटरेस्ट उसके दिमाग में, रिचर्ड के दिमाग में पैदा किया, ऐसी रुचि, जिससे वो बाध्य हो गया मोनार्क बटरफ्लाई की लाइफ के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए. एंड ही ट्राई टू डू सो मैनी एक्सपेरिमेंट ऑन बटरफ्लाई एंड सून ही बिकेम वेरी पॉपुलर आफ्टर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. यानी थोड़े समय बाद ही, जल्दी ही वो एक पॉपुलर साइंटिस्ट बन गया, क्योंकि उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की बटरफ्लाई के ऊपर. उनके लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की. सो इन दिस वे वट एवर द बुक विच वॉज ब्रोट बाई हिज मदर really brought a turning point, really brought a change, a great change in his life. इस तरह से हम कह सकते हैं
कि जो उसकी मदर वो बुक लेकर आई उसके लिए, वो एक टर्निंग पॉइंट लेकर आई उसके लाइफ में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आई, क्योंकि जिस काम को वो बंद करने जा रहा था उसी काम में इस बुक ने उसके दिलो दिमाग पर इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम किया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उसकी मदर ने एब्राइट की कैसे मदद की? हिज मदर न्यू दैट एब्राइट हैड टू मच क्यूरियोसिटी इन नोइंग न्यू थिंग्स। उसकी मदर को पता चल गया था कि एब्राइट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है नई नई चीज़ों को जानने की, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा है नई चीज़ों को जांचने की, परखने की। एंड दैट क्यूरियोसिटी इंस्पायर्ड हिम टू डेवलप हिज इंटरेस्ट मोर एंड मोर बाय गिविंग अ बुक रिलेटेड टू बटरफ्लाई। और इसी क्यूरियोसिटी ने उसको इंस्पायर्ड किया, किसको? एब्राइट को, टू डेवलप हिज इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट डेवलप करने में, यानी उसका इंटरेस्ट डेवलप करने में ज़्यादा से ज़्यादा, बाय गिविंग हिम अ बुक रिलेटेड टू बटरफ्लाई। और उसकी मदर ने इस इंटरेस्ट को और ज़्यादा डेवलप किया, उसको एक बुक देकर बटरफ्लाई से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, what lesson does Ebright learn when he does not learn anything at a science fair? What lesson does Ebright learn? Ebright कौन सा लेसन जो है सीखता है when he doesn't learn anything at a science fair? जब वो साइंस फेयर में उसे कोई जो है अच्छी खासी सक्सेस नहीं मिली तो उसे क्या सबक मिला? At that science fair, he came to know that if he wants to get prize, if he wants to be successful in that science fair, then he will have to do some working model instead of a simple model. तो उस साइंस फेयर में उसे ये इस बात का पता चला कि ओनली displaying of model will not be sufficient for winning prize. It was necessary for him to make working model so that he could show the people how his experiment could do work. तो उसने इस बात का पता चला, क्योंकि साइंस फेयर में उसको कोई सफलता हासिल नहीं मिली, क्योंकि उसके सभी जो मॉडल थे, जो भी मॉडल उसने तैयार किया था वो केवल डिस्प्ले कर सकता था, उसको दिखा सकता था, ना कि वो सिद्ध करके दिखा सकता था उसके मॉडल या उसका प्रोजेक्ट को। सो ड्यू टू दैट रीज़न ही डिसाइडेड दैट एनी वर्किंग मॉडल शुड बी प्रिपेयर्ड to do any type of experiment, so that he could show any type of experiment in front of the public के सामने या जजेस के सामने वो कोई एक्सपेरिमेंट कर सके, इसलिए उसने वर्किंग मॉडल बनाने का फैसला किया। एंड व्हेन द सेम थिंग वाज डन बाय हिम, then he could be able to win the prize in that science fair. और जब उसने ऐसा किया, वर्किंग मॉडल, वर्किंग प्रोजेक्ट तैयार किया, तो वो इनाम जीतने में, साइंस फेयर में इनाम जीतने में कामयाब हो पाया।
What experiment and project does he then undertake? Question 4th. What experiment and project does he then undertake? किस प्रोजेक्ट या किस एक्सपेरिमेंट को वो अपने हाथ में लेता है? किस प्रयोग को या किस प्रोजेक्ट को? नाउ वी सी Richard Albright take a project in his hand in which he has to do the search about the region of a viral disease that kill monarch caterpillar. यानी उसने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया, उसने सर्च करना था, खोज करनी थी एक वायरल डिजीज़ की जो मोनार्क कैटरपिलर को ख़त्म कर देती थी, जो वायरल डिजीज़, उसके ऊपर उसने खोज करनी थी कि किस तरह से ये क्या नाम है वायरल डिजीज़ मोनार्क कैटरपिलर को ख़त्म करती है. एंड हिज नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट is to test the theory that viceroy butterfly start to copy monarch butterfly so that they could avoid the attack done by the bird for eating them. और अगले साल का जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था उसमें एब्राइट ने ये चीज़ टेस्ट करनी थी कि किस तरह से वाइसराय बटरफ्लाई जो है वो कॉपी करती थी किसकी? मोनार्क बटरफ्लाई की. क्योंकि ये जो वाइसराय बटरफ्लाई थी ये पक्षियों के द्वारा इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था खाने में, किसकी बजाय? मोनार्क बटरफ्लाई के लिए, मोनार्क बटरफ्लाई की बजाय. तो इस चीज़ को चेक करना था उसने, इस चीज़ का पता लगाना था अपनी थियोरी के द्वारा, अपने सिद्धांत के द्वारा कि ऐसा होता है या नहीं. और उसने इस एक्सपेरिमेंट को भी कर दिखाया. नाउ क्वेश्चन 5th. व्हाट आर द क्वालिटी दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? वो कौन सी क्वालिटी हैं जो साइंटिस्ट बनने में योगदान देते हैं? द क्वालिटी विच दीज क्वालिटी आर देयर इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर विजडम. फर्स्ट है प्रॉपर विजडम, मीन्स इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ इंटेलिजेंस, प्लस क्यूरियोसिटी ऑफ नोइंग न्यू थिंग. इसके साथ क्यूरियोसिटी को जोड़ दिया, नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा. देन वी ऐड विल पावर टू विन फॉर राइट रीजन. यानी सही कारण से कोई चीज़ हासिल करने की विल पावर का होना ये भी ज़रूरी है. एंड इफ़ ऑल दीज 3 क्वालिटीज़ आर एडिड in the life of a person, then the possibility is there that person will become a scientist. वो व्यक्ति एक साइंटिस्ट बन सकता है यदि उसमें इंटेलिजेंस है, उसके साथ क्यूरियोसिटी का भी होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ विल पावर होना ज़रूरी है. सो ऑल दीज 3 क्वालिटीज़ आर नेसेसरी टू बी अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट बनने के लिए तीनों गुणों का होना ज़रूरी है. क्वेश्चन 6. हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्टोरियन? डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट? कोई व्यक्ति वैज्ञानिक कैसे बन सकता है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री कैसे बन सकता है, साइंटिस्ट ये हिस्टोरियन इतिहासकार कैसे बन सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़नी पड़ेंगी? बुक पढ़ने में
वो व्यस्त रखे अपने आप को, क्या इसका मतलब ये है? या डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट? या क्या नाम है, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन बनने के लिए चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करना एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट और खोज करना, क्या ये कार्य हैं साइंटिस्ट, हिस्टोरियन और इकोनॉमिस्ट बनने के? नाउ लेट्स सी, नो वन कैन बिकम अ साइंटिस्ट। कोई व्यक्ति साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन नहीं बन सकता ओनली बाय रीडिंग सम ऑफ द बुक्स। कुछ बुक्स पढ़ने के बेस पर कोई व्यक्ति ना तो साइंटिस्ट बन सकता, ना इकोनॉमिस्ट और ना ही हिस्टोरियन, ना इतिहासकार बन सकता। वी नो दैट बुक गेव अस थियोरेटिकल नॉलेज। हम सब जानते हैं कि बुक से हमें बुकिश नॉलेज मिलेगा, या ये कहिए थियोरेटिकल नॉलेज। हमें चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज की बजाय हमें थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है बुक्स के द्वारा। सेकेंडली, a research must have the willpower for finding the answer of the puzzle related to nature and the whole world. इसके अलावा साइंटिस्ट के अंदर विल पावर का होना ज़रूरी है। रिसर्चर के अंदर, यहाँ रिसर्च की बजाय रिसर्चर ER और लगा लें रिसर्च के साथ। जब आप कॉपी में लिखेंगे देन यू विल राइट डाउन रिसर्चर, यानी एक रिसर्चर के अंदर विल पावर का होना भी जरूरी है। किस लिए? फॉर फाइंडिंग द आंसर ऑफ द पजल रिलेटेड टू नेचर। नेचर से रिलेटेड जो कुछ पजल हैं जिनको आज तक हम जिन रहस्यों को नहीं पता लगा पाए, यानी उन पजल को सोल्व करने का, उसके लिए विल पावर का होना ज़रूरी है, इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है कि हम एक दिन उन पजल को ज़रूर सोल्व कर लेंगे जो नेचर से रिलेटेड हैं। ही शुड हैव फर्स्ट क्लास माइंड। उसमें फर्स्ट क्लास माइंड हो। फर्स्ट क्लास माइंड का मतलब लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। A scientist, economist or historian should have first class mind, means he should have too much intelligence. उसमें बुद्धिमत्ता का भरपूर, उसमें बुद्धिमत्ता की मौजूदगी होनी चाहिए। एंड he should have curiosity, और उसमें जिज्ञासा भरी होनी चाहिए। so that he could know about न्यू थिंग मोर एंड मोर, ताकि वो नई नई चीज़ों के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, सीख सके जो उसके आसपास हैं। द पर्सन हैविंग दीज 3 क्वालिटीज़ मे बिकम अ रिसर्चर, अ साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और वी कैन से हिस्टोरियन। जिसमें ये तीनों गुण मौजूद हैं वो व्यक्ति हिस्टोरियन, इतिहासकार, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, या ये कहिए इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री बन सकता है। तो वो तीनों गुण क्या हैं? फर्स्ट इंटेलिजेंस, सेकंड क्यूरियोसिटी और थर्ड विल पावर। ऑल दीज 3 are the necessary qualities to be a scientist, historian or economist. Okay, this was all about these question. ये सब इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन था। Now
in homework you will write down and learn the same question answer. Okay, thank you.